हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। बच्चों, मैं कार्तिकेय सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कृतिका का चैप्टर 1 जो कि क्लास 9th का है। और इस चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में, जिसे लिखा है फरेश्वर नाथ रेणु जी ने। यह चैप्टर पूरी तरीके से बाढ़ से रिलेटेड और उसके डर से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। इसमें ये भी हम लोग समझेंगे बच्चों कि किस तरीके से बाढ़ आने के समय किस तरीके का स्थिति क्रिएट हो जाता है आसपास में, और हमारी ये सोसाइटी पे भी लागू होता है बच्चों की। जब ये बाढ़ आता है तब हम लोग के आसपास भी ऐसे ही माहौल होता है जैसे लेखक ने हमें बताने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस जल प्रलय में, जो कि अध्याय 1 है। ठीक है बच्चों, चलिए। इस जल प्रलय में एक रिपोर्टाज है जिसके लेखक फरेश्वर नाथ रेणु जी हैं। रिपोर्टाज का मतलब बच्चों क्या होता है? रिपोर्टाज का मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, जिसे देखा गया हो, आंखों देखा हो, कानों सुना हो, ऐसे रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्टाज। ठीक है। इस रिपोर्टाज में उन्होंने सन 1975 में पटना में आई भयंकर बाढ़, ठीक है बच्चों, पटना में आई भयंकर बाढ़ को क्या देखा है? उन्होंने आंखों देखा हाल अपना बयां किया है बच्चों। ठीक है। रिपोर्टाज की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, कि सावन और भादो यानी जुलाई अगस्त के महीने में क्या है? जुलाई अगस्त के महीने में जब पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी में बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग व जानवर लेखक के गांव व उसके आसपास के क्षेत्रों में शरण लेने आते हैं। यानी यहाँ पे बच्चों ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो बाढ़ का जो असली सीज़न है वो बरसात का मौसम है। यानी बरसात जब होती है तो बाढ़ आता है। तो उस समय लेखक ने क्या बताया बच्चों कि हर दिशाओं से बहने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? सबसे पहली नदी है कोसी, दूसरा पनार, तीसरा महानंदा और चौथा गंगा। ये नदियां बच्चों याद कर लीजिएगा कि इन नदियों से ही क्या आता है? बाढ़ आता है। ठीक है बच्चों। और बाढ़ आने के बाद अपने जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं वह अपने जानवर और अपने परिवार के साथ लेखक के गांव के तरफ बढ़ते हैं। लेखक के गांव के बढ़ने के तरफ कोई कारण है बच्चों कि लेखक के गांव की तरफ वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लेखक का जो गांव है वो पर्ती क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे पानी नहीं जाता। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना नहीं आता था, क्योंकि इस तरह के क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम होती है। तो बच्चों एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे कि पर्ती शब्द का अर्थ बताइए, चाहे पर्ती को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग एक सिंपल डिफिनीशन लिख देंगे वहां पे कि ऐसी जगह जहां पे पानी की मात्रा कम होती है उस जगह को पर्ती कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके का गांव लेखक का गांव था। ठीक है, अब देखिए, पर्ती वह भूमि होती है जो एकदम बंजर नहीं होती है। ठीक है, मगर इस जमीन को एक साल खेती करने के बाद 2-3 सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरकता बनी रहे। बच्चों उर्वरकता का मतलब होता है गुणवत्ता, यानी उसकी जो उपज है, जो क्वांटिटी जो निकाली जा रही है, मतलब जितना अनाज निकालने की क्षमता है वह उसकी बनी रहे। ठीक है बच्चों। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा जाए। इस समय क्या हो रहा है कि खेती किया, दवा की यूरिया और फर्टिलाइज़र इसमें डाला, और क्या हुआ? खेती से यूरिया खेती करते गए, डालते गए यूरिया खेती करते गए,
इससे क्या होता है बच्चों की जो ज़मीन की गुणवत्ता है वह क्या होती है, दिन प्रतिदिन हमारे देश में वो कम होते जा रही है। और आने वाले देश में अगर अगर आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश की मिट्टी आधा से अधिक क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं कि वो 10 वर्ष की उम्र में ही बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयंसेवक या रिलीफ वर्कर के रूप में काम करते रहे हैं और लेखक ने 10वीं क्लास में बाढ़ पर एक लेख लिखकर पहला पुरस्कार भी हासिल किया। ठीक है बच्चों, तो लेखक के जो मन में जो बाढ़ के प्रति जो उत्सुकता है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10th क्लास में उन्होंने सबसे पहली बार अपना लेखन लिखा और वो भी बाढ़ पे ही रिलेटेड था और उन्होंने पहला पुरस्कार हासिल किया। ठीक है, इसके अलावा प्रतिष्ठित धर्मयुग मैगजीन के तथा दशक कालम के अंतर्गत बाढ़ से संबंधित उनकी एक कहानी भी छपी थी। ठीक है, तो याद कर लीजिए उनकी कहानी किस मैगजीन में छपी थी, तो नाम है धर्मयुग मैगजीन में। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने बाढ़ पर 1947 में जयगंगा, 1948 में डायन कोशी और 1948 में हड्डियों का पुल, ये रिपोर्टाज लिखे। यानी ये जो इतने भी रिपोर्ट उन्होंने लिखे हैं यह आंखों देखा और कानों सुना है बच्चों। ठीक है, एकदम ओरिजिनल कंटेंट है जिसे खा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये एकदम पॉइंट याद रखिए कि 1947 में कौन सा बुक आया, 1948 में कौन सा बुक आया, 1948 में एक और बुक था कौन सा, ये हड्डियों का पुल। तो ये 3 बुक है, याद कर लीजिए। 1947 में जयगंगा, 1948 में डायन कोशी, 1948 में हड्डियों का पुल, जो कि सभी की सभी क्या हैं, रिपोर्टाज हैं, यानी ओरिजिनल कंटेंट हैं बच्चों, एकदम ओरिजिनल। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कई उपनिवेशों में भी बाढ़ की विशाल लीलाओं के बारे में लिखा है। यानी मैंने तो आपको शुरुआत में ही बता दिया बच्चों कि ये जो लेखक हैं, जो फरेश्वरनाथ रेणु जी हैं, ये बिल्कुल समझ लो बाढ़ से समझ लो एकदम बहुत ही घनिष्ठता है इनका। बाढ़ जो है इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है, एक तरीके से कह सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेखक जब अपने गांव में रहते थे तो उन्होंने बाढ़ के बारे में सुना जरूर था मगर उसे कभी झेला नहीं था। तो बच्चों यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो कि कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र में, जो कि वहाँ की पानी की कमी है। इस वजह से लेखक सिर्फ कहानियाँ सुना करते थे कि ऐसा होता है, बाढ़ आता है तो, लेकिन कभी उसे आंखों देखा महसूस यानी अभी कभी महसूस नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, मगर लेकिन सन 1967 में पटना शहर में आई बाढ़ की विभीषिका को पहली बार खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है बच्चों, और क्या किया, आंखों से देखा और झेला। ठीक है, तो बैकग्राउंड में कुछ कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। जब 18 घंटे तक लगातार जोरदार बारिश हुई और पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ाबाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। यह लेखक तब की बात बता रहे हैं जब उन्होंने पहली बार उनका आमना सामना होने वाला था बाढ़ से। ठीक है, और उन्होंने उन जगहों का नाम लिया है जहाँ पे पानी क्या हो चुका है, बढ़ रहा है, भर गया है, अब भरने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी नदी थी, पुनपुन नदी। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए इस बार सन 1975 में जब बाढ़ का पानी शहर में आने लगा और पटना का पश्चिमी भाग छाती भर पानी में डूबने लगा तो लेखक अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कपोस की गोलियां जमा कर बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो बच्चों उन्होंने सभी व्यवस्था कर ली थी, अब बस इंतज़ार था किसका,
बाढ़ का आने का। ठीक है। अगली सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक पानी आ चुका है और दोपहर में उन्होंने किसी से बंगला भाषा में बताया कि गोलघर तक पानी आ चुका है और शाम 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस भी पानी में डूब चुका था, जिसकी खबर लेखक को एक रिक्शे वाले ने दी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। लेखक भी कॉफ़ी हाउस जाने के लिए अपने कवि मित्र के साथ घर से निकले। ये कवि मित्र लेखक की उटपटांग बातों से कभी बोर नहीं होते थे। अन्य लोग बाढ़ देखने के लिए रिक्शे, टांगे, टमटम, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहनों से जा रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। पहला है मित्रता। यहाँ पे मित्रता दिखाई गई है लेखक और उनके मित्र का, कि मित्रता ऐसी हो जो कि क्या हो, सहनशील पूर्ण हो। अगर सोचिए कि लेखक अगर वही उत्पटांग बातें किसी और से करते तो लेखक क्या, उसका मित्र क्या हो जाता, भाग जाता, चाहे उसे कुछ कह के चला जाता। लेकिन लेखक का जो मित्र है वो परम मित्र है उनका, कि उन्हें क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन रहा है, बातों को समझ रहा है। बच्चों ऐसे ही होती है मित्रता, क्योंकि क्लास में कि जानते हो ना, ऐसे ही होता है कि कुछ दोस्त होते हैं जो बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसे उनसे बोर नहीं है, ऐसे तुरंत उन्हें झटकारा नहीं जाता है, उन्हें मना किया जाता है, चाहे ऐसे डायरेक्ट बोला नहीं जाता है। ये गलत होता है बच्चों। ठीक है, उन्हें बुरा लग सकता है। आगे देखिए। रास्ते में बाढ़ देखने जाने वाले लोग सिर्फ बाढ़ से संबंधित ही बातें कर रहे थे। ये तभी कॉफ़ी हाउस पहुंच गए जो कि बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आप लोगों के एरिया में, अगर कभी आसपास के दूर दराजों के एरिया में अगर बाढ़ आ जाए और आप उस तरफ जाओ, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लोग जो भी बात करेंगे वह किससे रिलेटेड बात करेंगे, बाढ़ से रिलेटेड बात करेंगे, कि बाढ़ ऐसा है, कटान ऐसा है, यहाँ तक पानी पहुँच गया है, इसको डुबा दिया, ये डूब गए हैं, ऐसे हो गया है। यही चीज़ आपको सुनाई देगा बच्चों। अब देखिए, लेखक ने सड़क किनारे आए पानी को देखकर अपने कवि मित्र को बताया कि मृत्यु का तरल दूत यानी बाढ़ का पानी यहाँ तक आ पहुँचा है, हम आगे नहीं जाएंगे। लेखक डर गए और रिक्शे से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। यानी जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि जो बाढ़ का जो पानी है वो मृत्यु का दूसरा रूप बन के आया है। ठीक है, इसलिए लेखक डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपने रिक्शे वाले से कहते हैं, रिक्शे वाले तुम चलो गांधी मैदान के तरफ। बच्चों गांधी मैदान वो ऐसा जगह है जहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि गांधी मैदान दशहरा के दिन राम रथ की प्रतीक्षा जितने लोग इंतजार खड़े रहते हैं उतने ही आज बाढ़ देखने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। यानी लोगों में बच्चों इतनी उत्सुकता थी कि वो लोग दशहरा इतना ही भीड़ बाढ़ को देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। ठीक है बच्चों, शाम का 7:30 बज रहा था। ठीक है, पटना में आकाशवाणी केंद्र में घोषणा की कि पानी आकाशवाणी केंद्र की स्टूडियो सीढ़ियों तक पहुंच गया है। हालांकि पानी की दुकानों पर खड़े होकर निश्चित होकर हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे और कुछ दुकानदार अपना सामान टम्पो, टमटम आदि में लाद रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर डर और उदासी का भाव था। जो कि आप लोगों को पता ही है कि लेखक जो हैं वो किससे डरते हैं, बाढ़ से डरते हैं। बाढ़ से उन्हें बहुत ही ज़्यादा भय लगता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे देखिए। लेखक अब राजेंद्र नगर चौराहे पहुंचे, जहां एक मैगजीन कॉर्नर पर पहले के जैसे ही पत्र पत्रिकाएं बिक रही थीं। वहां से लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने कवि मित्र से विदा लेकर अपने घर आए। ठीक है बच्चों, और
क्या किया, उन्होंने अपने मित्र से यह वादा करने के लिए कहा कि जो जितने ज़्यादा समस्या में रहेगा दूसरी वाले कम समस्या वाला उसकी ज़्यादा समस्या वालों को क्या करेगा, मदद करेगा। बच्चों आगे देखिए। घर पहुंचने पर उन्होंने जनसंपर्क विभाग की गाड़ी के लाउडस्पीकर पर बाढ़ से संबंधित चेतावनी सुनाई दे रही थी, जिसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। सारा शहर जाग रहा था। देर रात तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आने का बच्चों कारण भी है बाढ़। अब जब बाढ़ की पानी पूरा ज़बरदस्त तरीके से पूरा आता है, एकदम खतरनाक पानी, और सोचिए कि अगर आप किसी घर में हैं बच्चों, ठीक है, और पानी पूरा भर जाए आपके पूरे नीचे पूरे बेसमेंट में, तो सोचिए कितना डर लगेगा, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि जिन्हें मज़ा आएगा, जो फियरलेस होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, वो लोग नहाएंगे भी इसमें। ठीक है बच्चों, तो जो बिना डरे वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनके मन में डर है बच्चों, वो अपना क्या करेंगे, अपने मन को शांत रखकर परिस्थितियों को भांपकर चुपचाप इंतजार करेंगे अगले मदद की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें घटनाएं ताज़ा हो गईं। सबसे पहले सन 1947 में मनिहारी जिले में आई बाढ़ याद आई, जब अपने गुरुजी स्वर्गीय सीतानाथ भदुड़ी जी के साथ नाव में गंगा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पकाही घाव की पानी में लगातार रहने वाले पर पैर पे घाव बन जाता है, जिसे पकने लगते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे, पकाही घाव क्या होता है, तो ऐसा घाव जो कि पानी में लगातार रहने की वजह से पैर पकने लगता है, उसमें मवाज बन जाता है, ऐसे घाव को बच्चों कहते हैं पकाही घाव। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन्हें पकाही घाव कहते हैं, ठीक है, केरोसिन तेल, दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने पहुंचे थे। ठीक है, और बच्चों इतना दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो केरोसिन का तेल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किरासन, उसे एकदम ठेठ भाषा में किरासन का तेल कहते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है बच्चों ज़्यादातर घाव के लिए, घाव जहाँ होता है वहाँ पे लगाने के लिए। बहुत ही क्विक और फास्ट सही करता है और एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सन 1949 में महानंदा नदी में आई बाढ़ ने भी कहर बरसाया। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया लिखने में बच्चों, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये बरसाया हो गया। ठीक है, बरसाया। लेखक एक डॉक्टर साहब के साथ वापसी थाना एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक नौजवान के साथ उसका कुत्ता नाव पे चढ़ गया। यह तब की बात हो रही है बच्चों, जब वह पहले की चीज़ें सोच रहे हों, 1947 की चीज़ें सोच रहे हैं, जब वो अपने गुरुजी के साथ रेस्क्यू करने जाते थे बाढ़ के क्षेत्रों में। और तब का उन्होंने बताया है कि एक बार की बात है, जब नाव पे वह जा रहे थे तो एक नौजवान और उसके साथ एक कुत्ता था। ठीक है, जो कि नाव पे चढ़ गया। बाद में कुत्ता व नौजवान दोनों नाव से उतर गए, क्योंकि डॉक्टर को क्या लग रहा था, डर लग रहा था। और डॉक्टर जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि कुत्ते को उतारो, लेकिन जो उसका मालिक है वो कहता है कि अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये दिखाता है बहुत ही एक अच्छी बॉन्डिंग, जानवर और इंसान की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग। और एक बच्चों एक नई फिल्म आई है, चार्ली 777, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है बच्चों। और उसमें जो बॉन्डिंग है एनिमल्स और ह्यूमन का, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। अगर आप लोग देखते हैं तो समझ लीजिए भावुक हो जाएंगे इस फिल्म को देखकर, बहुत ही अच्छी फिल्म है। आगे देखते हैं बच्चों। लेखक आगे कहते हैं कि वे परमा नदी की बाढ़ में फंसे मुसाफिरों की बस्ती पत्तों से
दौने बनाने वाले लोग, यानी दौने का मतलब कटोरी कसूरा टाइप का बनाने वाले लोग में राहत बांटने पहुंचे, जो कई दिनों से मछली और चूहे भूनकर खा रहे थे। मछली और चूहे भून के खाते हैं बच्चों वो लोग। और जब वह अपने साथियों के साथ उस बस्ती में पहुंचे तो देखा कि वह ऊंचे मचान पर बलवाही नाच हो रहा था और एक काला सा आदमी लाल साड़ी में दुल्हन की एक्टिंग करके वहाँ के लोगों को क्या कर रहा था, मनोरंजन कर रहा था। बच्चों ज़्यादातर यही होता है कि जब ज़्यादातर लोग जब कहीं बुरी तरीके से फंसे होते हैं तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होता है बच्चों, वहाँ पे हंसी मजाक ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे लोगों को क्या करें, जो परेशानी है उसका आभास ना हो और समय उनका क्या हो जाए, कट जाए, बिना टेंशन में सोचने की कि आगे क्या होगा। आगे देखते हैं बच्चों। लेखक मुसहरों की बस्ती में राहत सामग्री बांटकर वापस आ रहे थे, यानी उनकी बस्ती के कौन सी बस्ती थी, मुसहरों की बस्ती थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने परम मित्र भोला शास्त्री जी को बहुत याद आई, ठीक है। और भोला शास्त्री उनके मित्र थे जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा उनको याद आ रही थी, ठीक है। लेखक को यहाँ पर दो और घटनाएं भी याद आ गई। अब दो घटनाओं का और उनको याद आ गई, उनका भी जिक्र किया है बच्चों। पहली घटना 1937 की है, जब सिमरवनी सकरपुर के बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। लेखक उस समय रुकावट रेस्क्यू बॉय थे। स्काउट बॉय का मतलब रेस्क्यू बॉय, ठीक है। जो कि स्काउट आप लोग देखते ही होंगे कि उसमें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। रस्सियों पे चढ़ना, मुसीबत के आपदा के समय किस तरीके से किसको कैसे बचाना है उसको बताना, गठियों का सही इस्तेमाल करके एक रस्सी को मजबूत तरीके से किस इस्तेमाल में लेना, और बच्चों बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। अगर आपके स्कूल में स्काउट का ट्रेनिंग होता है तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। गांव में नाव नहीं थी, इसलिए लोग केले के पेड़ से नाव बनाकर काम चला रहे थे। लेकिन जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनिया, तबला, जलविहार करने में मस्त थे। जलविहार का मतलब बच्चों मस्ती, पानी में मस्ती। जैसे क्या होता है ना कि गांव में क्या होता है कि उस समय का सीन ये था कि उस समय लोग क्या थे, पानी से परेशान थे, ठीक है। पानी से परेशान थे और वहाँ पे जो 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 नवाब थे, नौजवान जो वहाँ के क्या थे, जो चौकीदार कर सकते हो चाहे जमींदार कर सकते हो, यानी जो बड़े लोग थे गांव के, उनके लड़के क्या कर रहे थे, नाव पे लेकर अपना तबली मस्ता मतलब मस्ती ले रहे थे, पूरी तरीके से तबला बजा रहे थे। तो क्या हुआ कि नौजवानों ने मिलकर जमींदार के बेटे की नाव छीन ली और उनके साथ मारपीट भी की। क्योंकि बच्चों आप सोचिए कि अगर पूरा गांव परेशान है और कोई उस समय मस्ती मजा लेने चला जाए नाव लेकर, और यहाँ पे नाव की कमी है और वहाँ पे नाव लेके मस्ती मजा हो रहा है, यह चीज़ का गुस्सा वहाँ के नौजवानों को खटका और उन्होंने मारपीट किया और उनकी नाव उस जमींदार के बेटे की नाव क्या कर छीन। और दूसरी घटना लेखक को तब की याद आ रही है जब सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी नालिंदर नहर में घुस आया और एक नाव पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां की टोली स्टोव, केतली, बिस्कुट लेकर किसी फिल्मी सीन की तरह कश्मीर का आनंद लेने निकल पड़े थे। तो बच्चों कश्मीर का आनंद लेने का मतलब क्या है, कश्मीर में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे क्या होता है ना कि एक घरनुमा बोट पे एक घरनुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसमें क्या होता है कि आराम से लेटने खाने सोने की व्यवस्था होता है, और वह पूरे पानी में क्या होता है, वहाँ की झील में क्या होती है, तैरती है और लोगों को क्या करती है, पर्यटन का पूरा मज़ा दिलाती है। उसी तरीके का सीन यहाँ पे है कि कुछ नौ युवक क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं बिस्किट चाय कॉफ़ी लेकर और अपना आनंद ले रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं। अब देखिए उनके ट्रांजिस्टर में हवा से उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव हवा से उड़ता जाए जो गाना है बच्चों, ठीक है,
ये लता मंगेशकर जी का गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है बच्चों, बहुत ही अच्छा गाना है। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पर पहुंचती तो ब्लैक की छत पर खड़े लड़कों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। इसके बाद लेखक अपनी पुरानी यादों से बाहर वर्तमान समय में आ चुके हैं, और यानी एकदम अब पुराने से जो सोचे हैं उससे अब आ चुके हैं इस समय। और इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं और बाढ़ का पानी अभी तक शहर में नहीं पहुंचा। ठीक है, और लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया है, जिस वजह से पानी शहर तक नहीं पहुंचा। तो बच्चों, उनको इंजीनियर पे भरोसा था कि बिहार के इंजीनियर क्या हैं, ऐसा व्यवस्था किए होंगे जिससे क्या होगा, पानी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे कैसे होता है, आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। चारों ओर चीख पुकार मची थी। हर जगह बच्चों, हर जगह पानी की लहरें नृत्य करती हुई दिखाई दे रही थी। यानी चारों ओर पानी दिखाई दे रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं बाढ़ के दृश्य को तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जैसे बाढ़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है बच्चों की लेखक जो है वो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ही कम। लेखक कहते हैं कि इस वक्त ना मेरे पास मूवी कैमरा है और ना टेप रिकॉर्डर और ना ही मेरे पास कलम है, लेकिन अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। तो बच्चों 9, 10, 11, 12 के हिंदी विषय के सभी चैप्टर्स हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे उपलब्ध हो जाएंगे बहुत ही जल्द। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चों और भी सब्जेक्ट की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद बच्चों। और अब वीडियो समाप्त होता है। और हमारे चैनल को बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक एक बार शेयर कर दें।